हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमीक्षा स्टडी सेंटर। हम कर रहे थे सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी, जिसमें कि मैं आपको सीडीपी का फुल कोर्स करा रही हूँ। तो आज उसी तैयारी को कंटिन्यू करते हुए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो आइए टॉपिक को देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आनुवांशिकता और वातावरण। आनुवांशिकता का मतलब हेरिडिटी और वातावरण मतलब तो आप जानते ही हैं, एनवायरनमेंट। मतलब आनुवांशिकता मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें नेचर से प्राप्त हैं, यानी कि जो हमारी जीन में हैं, जो हमको हमारे माता पिता से किसी भी द्वारा मिली हुई हैं। जैसे कि हम उनके जैसे दिखते हैं, हमारी उनके जैसी हाइट है, उनके ही अकॉर्डिंग हमारा वेट है कि अगर वो मोटे हैं तो हम भी मोटे हैं, अगर वो पतले हैं तो हम भी पतले ही दिखते हैं। वो सब किसमें, आनुवांशिकता में आता है। और बाकी सारी चीज़ें जो हम वातावरण से अर्जित करते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, सारे हमारे एनवायरनमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो आइए एक एक करके दोनों टॉपिक्स को समझेंगे। पहले देखिए हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता। एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिले सभी गुणों को आनुवांशिकता कहा जाता है। यानी विरासत में मिले सभी गुण, जैसे मैंने आपको अभी बताया, जैसे हमारे बालों का कलर, बालों का रंग हमारे माता पिता से मिलता है। अगर उनके बालों का रंग भी काला है तो हो सकता है कि चांसेस होते हैं कि हमारे भी बालों का रंग काला ही हो। ऐसा नहीं है कि उनके काला है तो हमारा फिर ब्राउन हो जाएगा। या तो माता या तो पिता से किसी न किसी से मिलता जुलता ज़रूर होता है। तो वही क्या होता है, आनुवांशिकता होता है। आनुवांशिकता मानव व्यक्तित्व के विकास को आधार प्रदान करती है। आनुवांशिकता वह है जो एक व्यक्ति के साथ पैदा होती है। तो आप समझ गए कि ये व्यक्ति के साथ पैदा होती है, यानी कि हमारे अंदर जो भी गुण होंगे, जो हमको हमारे माता पिता के साथ मतलब माता पिता से मिले होंगे, वो हमारे जन्म के साथ ही हमको मिल गए होंगे। ऐसा नहीं है कि जन्म के 5 वर्ष के बाद हमें 5 वर्ष से पहले तो हम बिल्कुल अलग दिखते थे, हमारे अंदर अलग गुण थे, 5 वर्ष के बाद आना स्टार्ट हुए। ठीक, ऐसा नहीं। तो जो भी हैं हमारे साथ ही पैदा होते हैं, जो भी हम अपने माता पिता से एक्वायर करते हैं। ठीक है, तो आइए अगले देखते हैं, एनवायरनमेंट। पर्यावरण जीन्स को छोड़कर वह सब कुछ है जो व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, यानी कि वह सब कुछ जो व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। देखिए, हम एनवायरनमेंट में ही रह के सब कुछ सीखते हैं। सब कुछ मतलब पैदा होने में कैसे खाना खाते हैं, कैसे पानी पीते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे हर चीज़, मतलब वो हर चीज़, पढ़ाई लिखाई, ठीक है, सोशलाइज करते हैं हम एनवायरनमेंट में रह के। तो हमारे अंदर जो जीन्स हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है, उसको छोड़कर बाकी जो भी हमारे अंदर है, जैसे भी हमारे एनवायरनमेंट के कारण ही है, पर्यावरण के कारण ही है। ठीक है, यह कारक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। ऑब्वियसली अगर आप एक अच्छे माहौल में हैं, एक अच्छे पर्यावरण में हैं, तो आपके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप ऐसे किसी खराब पर्यावरण में हैं, खराब माहौल में हैं, तो फिर उस पर भी आपका इम्पैक्ट पड़ता है, बट इन नेगेटिव सेंस। ठीक, पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की ताकतें होती हैं, जिसमें शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक ताकतें, हर प्रकार के पहलू शामिल हैं। शिक्षकों को अच्छा वातावरण प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए ताकि बच्चा उन्नति करे। ठीक, तो देखिए, एक शिक्षक का काम है कि बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, उसके लिए वह उसे अच्छा पर्यावरण प्रदान करे। ऐसा नहीं है कि 4 बच्चे बगल वाली क्लास में लड़ाई कर रहे हैं तो आपकी क्लास में बच्चे पढ़ सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि लर्निंग एनवायरनमेंट हो आपके स्कूल में, या जहाँ पे भी आप, जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों को।
आइए देखते हैं नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर मतलब प्रकृति, नर्चर का मतलब पोषण। तो क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं? प्रकृति यानी प्रकृति से द्वारा हमको जो भी चीज़ मिला है, यानी हम हेरिडिटी कह सकते हैं। हेरिडिटी, हम जो भी अर्जित करते हैं अपने माता पिता के गुणों से वो। और पोषण, कौन पोषण है हमारा? पोषक कौन है हमारा? एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि वातावरण हमारा नर्चर का काम करता है। तो आइए हम देखें कंटेंट में क्या लिखा हुआ है। इन दिस context of nature versus nurture debate, nature refers to biological heredity and genetic predispositions inherited by individual from their parents at birth। यानी कि जन्म से ही जो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं वो क्या होता है? हमारा नेचर होता है, हमारी प्रकृति यानी हेरिडिटी जिसको आप बोलते हैं, अनुवांशिकता। It includes physical characteristics such as eye color, facial features, personality traits, behavioral tendencies। ठीक है, यानी हम कैसे बिहेव करेंगे, और हमारे फेशियल फीचर्स, बिहेवियर, हमारा आईज का कलर, हेयर्स का कलर, ये सारी ही चीज़ें हमारा क्या, हमारी नेचर डिसाइड करती है, हमारी हेरिडिटी डिसाइड करती है। और अगले ही पल हम नर्चर की बात करें, अगर पोषक जो कि हमारा एनवायरनमेंट है, तो नर्चर का देखिए, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट। ऐसे एनवायरनमेंट के वो तत्व जो कि हमारा डेवलपमेंट, विकास को प्रभावित करते हैं। इट इंक्लूड्स वेराइटी ऑफ इन्फ्लुएंसेस सच एज पेरेंटिंग स्टाइल, एजुकेशनल एक्सपीरियंस, कल्चरल बैकग्राउंड। ठीक, हमारा क्या कल्चरल बैकग्राउंड है, हम किस कल्चर से आ रहे हैं। ठीक, या फिर हमारी पेरेंटिंग स्टाइल, हमारे जो भी माता पिता हैं बच्चे के, वो उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं या फिर बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है, उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है। पेरेंटिंग स्टाइल पर भी हम आगे चल के कोर्स में है तो उसको आगे चल के पढ़ाएंगे। ठीक, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, हमारी क्या एजुकेशन रही है। आप देखते हैं ना कि कई बार एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पीपल्स के बिहेवियर में काफ़ी अंतर होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए ज़रा, हमने क्या देखा? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वो सब चीज़ें जो हमें अपने माता पिता से गुणों के रूप में प्राप्त होती है वह हेरिडिटी है। और वो चीज़ें जो हम अपने पर्यावरण से अर्जित करते हैं। ठीक, यानी कि ये हमारी जन्म के समय डिसाइड हो जाती है, और यह जन्म के बाद, ठीक है, जन्म के बाद हमारा क्या पर्यावरण होगा उससे हमको हमारा आगे का जीवन डिसाइड होता है। ये हमारा क्या है, हेरिडिटी क्या होता है, एक तरीके से रॉ मटेरियल होता है। मतलब ये हमारा रॉ मटेरियल है, यानी कच्चा संसाधन है जो कि मतलब पहले से ही डिसाइड होता है कि आप क्या कर सकते हैं और किस किस हद तक कर सकते हैं। ठीक, और एनवायरनमेंट उसको पाने में आपकी मदद करता है। ठीक है, एक लाइन और आप नोट डाउन कर लीजिए। हेरिडिटी determines how far we can go। मतलब हेरिडिटी हमारा डिटरमाइन करती है कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं या हमारा विकास किस हद तक हो सकता है। ठीक है, तो वो है as well as heredity sets the range of development। ठीक, यानी कि हेरिडिटी जो भी हमारे आनुवांशिक गुण हैं
वो हमारी रेंज सेट कर देते हैं कि अब हाँ इसका डेवलपमेंट बस इस हद तक हो सकता है, बाकी वो डेवलपमेंट कैसे होगा वो एनवायरनमेंट डिसाइड करता है। ठीक है, तो आप चाहें तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं जिसपे कि क्वेश्चन आता है, जो कि फर्टिलाइज्ड एग होता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग, उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल? 46 क्रोमोसोम्स, यानी 46 क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स, 23 मदर के और 23 फादर के, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी कि कितने पेयर होते हैं? अगर हम पेयर देखें तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब 23 में से 22 क्रोमोसोम्स जो होते हैं, 22 क्रोमोसोम्स आर सेम इन मेल एंड फीमेल, दोनों में सेम होते हैं। जो चाइल्ड होता है 23, उसमें से 23 पेयर्स होंगे, 22 पेयर्स सेम होंगे, उनको क्या कहेंगे हम? ऑटोसोम्स। यानी कि चाहे जो चाइल्ड है वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, 22 क्रोमोसोम्स उनमें सब में सेम होंगे। जो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम बच जाता है, ठीक है, 1 पेयर जो बच जाता है वो क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है। यानी कि उसी से आपका सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि जो बच्चा है वो गर्ल है या बॉय है। ठीक है, अब देखिए क्रोमोसोम आपके एक्स और वाई फॉर्म में होते हैं। बहुत डिटेल में तो मैं नहीं बताऊंगी, नहीं तो सीडीपी छोड़कर ये बायोलॉजी हो जाएगा। तो एक्स, अगर एक्स वाई में से अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स हैं तो फिर गर्ल चाइल्ड है। ठीक है, और अगर एक्स वाई क्रोमोसोम है तो बॉय चाइल्ड है। इसके अलावा इनमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अगर जो 21st क्रोमोसोम पेयर होता है, तो कौन सा पेयर? 21st क्रोमोसोम पेयर, उसमें अगर 3 फैक्टर्स आ गए, जैसे ये 2 फैक्टर्स है ना, एक्स एक्स या फिर एक्स वाई, 2 फैक्टर्स है, या तो एक्स एक्स है या तो अगर मान लीजिए एक्स 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 वाई हो गया या फिर एक्स वाई एक्स हो गया, वॉट। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को, इस सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। ये एक डिसऑर्डर है। और क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी 21। ठीक, यानी कि 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम में 3 फैक्टर्स हैं। तो आप इस स्क्रीन का शॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट आता है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम, उसमें क्या होता है? टोटल 46 क्रोमोसोम्स की जगह टोटल कितने होते हैं? 45 ही होते हैं, एक क्रोमोसोम मिसिंग होता है। ठीक, तो ये टर्नर सिंड्रोम कहलाता है। होने को तो बहुत सारे सिंड्रोम होते हैं, पर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं सीटेट के एग्ज़ाम में या अदर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम में, आपको सिर्फ यहाँ पे वही करवाया जा रहा है। तो आइए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लें। वुडवर्थ, जो कि बहुत ही महान वैज्ञानिक हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा है? देखिए, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने हेरिडिटी और डेवलपमेंट के बारे में क्या धारणा दी है। बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए आनुवांशिकता और वातावरण दोनों समान रूप से आवश्यक है। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आनुवांशिकता है, आपके अंदर माता पिता के गुण हैं तो ही आपका विकास पूरी तरीके से संभव है, नहीं। वातावरण भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है जितना कि आनुवांशिकता। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ वातावरण के अकेले रहने से ही बच्चे का वृद्धि और विकास, आनुवांशिकता भी पर्याप्त वैल्यू रखती है। ठीक,
फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बोथ हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दोनों ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब देखिए इन्होंने एक इक्वेशन भी दी हुई है, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, यानी कि डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल है, यानी कि प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट जो है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का योगफल है या एडिटिव नेचर में है या फिर सब्ट्रैक्टिव नेचर में है, ऐसा भी नहीं है। ठीक, इनका गुणनफल ही क्या है, डेवलपमेंट है, यानी प्रोडक्ट ही होगा। अगर हेरिडिटी के फैक्टर्स कुछ कम हो जाएंगे तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स ज़्यादा हो जाएंगे, या अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स कम रोल प्ले कर रहे हैं बच्चे के डेवलपमेंट में तो हेरिडिटी के फैक्टर्स ज़्यादा होंगे, यानी दोनों समान रूप से ही करेंगे। ठीक, यानी कि डेवलपमेंट उतना ही होगा हेरिडिटी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का प्रोडक्ट। ये देखिए इस पर बहुत काफ़ी बार क्वेश्चंस आया गया है, इसलिए बहुत ध्यान से याद रखने की ज़रूरत है। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के सिद्धांत। विकास किन किन सिद्धांतों पे वर्क करता है वो आज हम देखेंगे। तो आइए एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, यानी कि निरंतर विकास जो है आपका चलता रहता है, जो कि गर्भ के समय से ही स्टार्ट हो जाता है, गर्भाधान के समय से, और आपके मृत्यु तक चलता रहता है। मैंने बताया था ना, वूम्ब टू टूम, जब तक आप पैदा होते हैं और जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती विकास आप सीखता रहता है। विकास का ऐसा नहीं है कि आफ्टर 18 ईयर्स आपका विकास नहीं होगा, नो। आप जब तक जीवित रहते हैं, जब तक धरती पर रहते हैं, तब तक आपका विकास किसी न किसी रूप से होता रहता है। ठीक है, अब देखिए डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल, यानी जो डेवलपमेंट है वो किस में रहता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करता है। ठीक, यानी कि पहले तो आपकी बर्थ होगी, ठीक, उसके बाद आपका शैशवावस्था आएगी या इन्फेंसी आएगी, उसके बाद आपका क्या आएगा, अर्ली चाइल्डहुड आएगा, उसके बाद आपका लेटर चाइल्डहुड आएगा, देन आपका एडोलेसेंस आएगा, फिर आप एडल्टहुड पे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इन्फेंसी के बाद डायरेक्ट एडल्ट हो गए और ये सारे स्किप कर दिए या फिर ये बाद में, नहीं, एक सीक्वेंस फॉलो होगा। जैसे कि बच्चा छोटा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, आप ये मानिए कि बच्चा छोटा है, वह पहले क्रॉलिंग करना सीखेगा, पहले घुटने में चलेगा ना, पहले क्या करेगा, वो क्रॉल करेगा, फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे खड़ा होगा और फिर उसके बाद में वह चलना सीखेगा, उसके बाद में वो क्या करेगा, रन करेगा। ऐसा तो है नहीं कि क्रॉल करने के बाद सीधे वो एकदम से एक दिन खड़े होके और दौड़ने लगा, ऐसा नहीं है ना। खड़ा होने सीखेगा, गिरेगा भी, फिर धीरे धीरे चलना सीखेगा, बाद में वो धीरे धीरे एक दिन दौड़ भी लगाने लगेगा। ऐसे भी आप और भी चीज़ों के एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक, बच्चा जैसे पहले तो पेंसिल लिखने की अगर हम बात करें, पहले बच्चा पेंसिल पकड़ना सीखेगा, फिर वो धीरे धीरे आप सर्कल बनाएगा, लाइंस बनाएगा, धीरे छोटी छोटी मोटी ड्राइंग्स बनाएगा, फिर वो धीरे धीरे ABCD सारी चीज़ें लिखना सीखेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम समझ सकते हैं इसको। अब ये देखिए, रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन, यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होगा, उसका रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग हो सकता है। हो सकता है कि एक बच्चा है वो अलग गति से सीख रहा हो, ठीक है, अलग गति से सीख रहा हो, दूसरा बच्चा कुछ अलग हो, थोड़ा स्लो हो, या हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा फास्ट हो। ठीक है, चाहे वो अगर ट्विंस भी हैं, सपोज अगर आप कहेंगे कि ट्विंस हैं, सारे काम एक जैसे करते हैं, देखिए कोई भी दो लोग दुनिया में अंतर एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें कुछ ना कुछ अंतर तो होगा, नहीं कुछ भी नहीं होगा तो उनके फिंगरप्रिंट्स तो अलग होंगे ही होंगे। ठीक है, सबके होते हैं। तो सारा रेट ऑफ डेवलपमेंट वो किसमें कितना डेवलपमेंट होगा ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन।
दो लोगों का समान डेवलपमेंट हुआ है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब ये देखिए, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम, या फिर इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उसको हम एक बॉल फेंक के देते हैं कैच करने के लिए, वो पूरा अपना, मान लीजिए 3-4 साल का बच्चा है, 3 साल का, वो बॉल कैच करने के लिए पूरा दौड़ के जाएगा, पूरा हो सकता है कैच करने के बाद वो गिर भी जाए, मतलब अपनी पूरी बॉडी का प्रयोग लगाएगा। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, एडोलेसेंस में आ जाता है, ठीक, या लेटर चाइल्डहुड में आ जाता है, अगर अब हम उसको बॉल वो कैच कराते हैं तो वो सीधे अपना एक हाथ बढ़ाकर बॉल को कैच कर लेगा, उसको नहीं ज़रूरत है कि वो अपना पूरा बॉडी लगा दे। ठीक, और जैसे दूसरे एग्जांपल भी देते हैं, छोटे बच्चे जब रोते हैं पूरा हाथ पैर हिलाते हैं, बहुत तेज़ तेज़ रोते हैं, ठीक, लेकिन फिर जब हम बड़े हो जाते हैं कि हम वैसे ही रोते हैं जैसे हम अपने इन्फेंसी में रोते थे? बिल्कुल नहीं ना। हाँ, तो तब हम क्या करते हैं, 2 आंसू बस, मतलब 2 आंसू बह गए, हो गया, रोना हो गया, अंदर से दुख है पर ठीक है, कितना रोएंगे बड़े, तो फिर यही बोलते हैं सामान्य से विशिष्ट क्रियाएं। अब ये देखिए, ये पॉइंट तो हम पढ़ ही चुके हैं, जो कि वुडवर्थ द्वारा दिया गया था इक्वेशन, डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट जो है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। ठीक, अब ये देखिए क्या लिखा है, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, यानी कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस बच्चे का कितना होगा। एक अनुमान हो सकता है गलत भी हो, पर एक प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि हाँ, बताया था ना मैंने, हेरिडिटी डिटरमाइंस हाउ फार वी कैन गो, डिटरमाइंस हाउ फार वी कैन गो, हम कितनी दूर तक जा सकते हैं, यानी कि ये प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं कि हाँ, ये बच्चा, अगर मान लीजिए कि बच्चा हमको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मार्ट है, बहुत तेज़ है पढ़ने में, तो हम लगा सकते हैं कि हाँ, ये तो बड़ा होकर डॉक्टर बन सकता है या कुछ भी। ठीक, अनुमान लगा सकते हैं। अगर कोई बच्चा बहुत स्लो है, नहीं पढ़ सकता, तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, ये इसके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, इस चाइल्ड को हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, तो यानी कि हम एक प्रकार से प्रिडिक्शन कर सकते हैं, एकदम सही नहीं, पर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अब ये देखिए, बताया है कि डेवलपमेंट इज स्पाइरल, विकास सीधा ना होकर वर्तुलाकार है। वर्तुलाकार मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि विकास जो है चलता जा रहा है, ऐसा नहीं है। विकास आपका क्या है, वर्तुलाकार है, यानी कि स्पाइरल है। देखिए ऐसे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन आते हैं इस पॉइंट पर कि डेवलपमेंट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है, ये है, वो है, तो आप किस पर टिक लगाएंगे, स्पाइरल पर, यानी कि वर्तुलाकार पे। यानी कि पहले हम कोई चीज़ सीखते हैं, फिर हम थोड़ा सा उसको पीछे ले जाते हैं, फिर से उसको लेकर आगे आते हैं, यानी कि ये स्पाइरल फॉर्म में हमारा विकास होता है। अब ये देखिए, डेवलपमेंट इज डायरेक्शनल, यानी कि ये एक डायरेक्शन पर भी निर्भर करता है। अब डायरेक्शन कौन सा, 2 प्रकार का होता है, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे, सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो आइए देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये कैसे वर्क करती हैं। पहले हम देखेंगे सिफेलोकॉर्डल, यानी कि सिरोध पदोन्मुखी विकास। इसमें क्या होता है, सिरोध, जैसे कि आपको नाम से ही बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत नाम से ही थोड़ा सा हो रहा है, यानी कि अगर एक चाइल्ड है, बच्चा है, या कोई भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, उसके हाथ हैं, ये पैर हैं, तो उसका जो विकास का क्रम होगा वह उसके सिर से लेकर पैरों तक होगा। यानी कि पहले उसका ब्रेन डेवलप होगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसका फेस में डेवलपमेंट, मतलब जो विकास का क्रम होगा वो क्या है, ऊपर से नीचे, यानी कि हेड टू टो है, हेड टू टो।
काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन सब पॉइंट्स से कि कैसे विकास होता है, टो टू हेड होता है या फिर कैसे होता है। तो हमारा सर से लेकर पहले सर का विकास होता है, फिर धीरे धीरे नीचे यानी कि पैरों तक आते हैं। देखिए कंटेंट भी मैं पढ़ के बता देती हूँ। सिरोत्पन्नोन्मुखी विकास प्रवृत्ति दर्शाती है कि विकास अनुदैर्घ्य दिशा में अर्थात सिर से पैर तक होता है। यही कारण है कि बच्चा चलना शुरू करने से पहले सिर के ऊपरी हिस्से पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। ठीक है, यानी कि पहले वह अपना सबसे पहले हाथ चलाना सीखता है, बाद में चलना क्या होता है सबसे लास्ट में वो सीखता है। ठीक, पहले वो खाना सीखता है, पहले तो उसके दिमाग में सारी बातें आती हैं कि ये मेरी मम्मा है, ये मेरे पापा हैं, है ना। पहले वो लोगों को पहचानता है, फिर वो धीरे धीरे पहले तो वो मिल्क पर ही रहता है, फिर बाद में वो धीरे धीरे खाना सीखता है, हाथ पैर चलाना सीखता है, लास्ट में सबसे लास्ट में वह चलना सीखता है। तो यानी कि विकास क्या है, हेड टू टो होता है, यानी सेफेलोकॉर्डल। ठीक, आइए दूसरा हम पॉइंट देख लें, प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी कि समीपस्थ दूरस्थ विकास। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें ये बताया गया है कि मान लीजिए कोई चाइल्ड है या कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उसके ये दोनों हाथ हैं, ये उसका एब्डोमेन एरिया है और ये उसके लेग्स हैं। ठीक है, ये उसके लेग्स हैं। तो जो विकास का जो क्रम होगा, ठीक है, सिफेलोकॉर्डल में हमने क्या देखा था, ऊपर से नीचे के टर्म में। प्रॉक्सिमो डिस्टल में मान लीजिए आपका ये सेंटर है बॉडी का, ये क्या है बॉडी का सेंटर है। तो यह अंदर से बाहर की ओर विकास होता है। ठीक है, यानी कि पहले जो आपकी इनसाइड बॉडी है वो पहले डेवलप होगी और आउटर बॉडी पार्ट्स बाद में। ठीक, आइए देखते हैं कंटेंट में क्या लिखा है। समीपस्थ दूरस्थ प्रवृत्ति अंदर से बाहर की ओर, पास से दूर और शरीर के केंद्र के पास वाले हिस्सों में पहले और फिर दूर वाले हिस्सों में विकसित होती है। ठीक है, वही चीज़ मैंने बताई कि पहले केंद्र में फिर बाहर। इसलिए विकास से पहले चरण में बच्चा छोटी मांसपेशियों या सकल मांसपेशियों कौशल के बजाय मौलिक मांसपेशियों का अभ्यास करता है। यानी कि पहले तो वह हाथ पैर चलाना सीखेगा, उंगलियां चलाना तो सबसे लास्ट में सीखता है ना। लिखना ऐसा तो है नहीं कि पहले वह लिखना ही सीख गया, हाथ उठाना उसको आता नहीं है, बॉल कैच करना आता नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। पहले तो वो अपने इधर एब्डोमेन एरिया पे कंट्रोल पाएगा, उसका डेवलपमेंट होगा। आफ्टर दैट उसके बाहरी जो बॉडी पार्ट्स हैं उसका डेवलपमेंट होगा। ये देखिए, इस चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। एक बार अपने से पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट लिया होगा या फिर नोट डाउन किया होगा तो आप देख सकते हैं सिफेलोकॉर्डल यानी कि हेड टू टो और प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी कि अंदर की ओर, केंद्र की ओर से बाहर की ओर। ठीक है, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, आसानी से आ जाता है। बस इस पर यही क्वेश्चन बनता है और कुछ नहीं। ठीक, तो देखिए सिफेलोकॉर्डल क्या होता है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम अपर बॉडी ऑफ द हेड ऑफ द लोअर बॉडी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेन रेगुलेशन सच एज ब्रीदिंग। यानी कि सबसे ज़्यादा क्या, ब्रीदिंग और ब्रेन रेगुलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा पहले ब्रेन वर्क करे, इसीलिए सबसे पहले किसका विकास होता है, ब्रेन का। आफ्टर दैट जो नीचे का बॉडी पार्ट है वो वर्क करना स्टार्ट करते हैं। प्रॉक्सिमो डिस्टल में देख लेते हैं, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द ट्रंक टू आउटवर्ड। वैसे मैंने बताया कि केंद्र से बाहर की ओर, फ्रॉम द बॉडी सेंट्रल एक्सेस टूवर्ड्स द पेरिफेरी। यानी कि पहले सेंट्रल एक्सेस वर्क करेगी, उसके बाद में पेरिफेरल्स जो ऑर्गन्स हैं वो वर्क करेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट का एक रिकैप देख लेते हैं। एक मिनट, क्या था, जैसे कि डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या है, कंटिन्यूअस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जन्म से लेकर मृत्यु तक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जन्म के बाद विकास ही रुक जाएगा और फिर बाद में 18 साल के बाद स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है। दूसरे पॉइंट में हमने क्या देखा था
कि डेवलपमेंट क्या है, सीक्वेंशियल है, यानी कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि इन्फेंसी के बाद डायरेक्ट एडोलेसेंस आ जाएगी या लेटर चाइल्डहुड आ जाएगा। थर्ड पॉइंट में हमने क्या देखा था कि इंडिविजुअल डिफरेंस रहेगा, इंडिविजुअल डिफरेंस रहेगा। कोई भी दो लोग एक जैसे, उनका रेट ऑफ डेवलपमेंट सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट हो सकते हैं। और देखिए और क्या बताया था मैंने, जनरल टू स्पेसिफिक। क्या बताया था, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण से अंश, पूर्ण से अंश की ओर। यानी कि पहले पूरी बॉडी वर्क करती है, फिर धीरे धीरे हम स्पेसिफिक हो जाते हैं सीधे उंगलियों के माध्यम से। पहले बच्चा पूरा बॉडी का प्रयोग करके कोई काम करता है, फिर धीरे धीरे एक एक अंग को वो स्पेसिफाई कर लेता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में क्या था, डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। क्या था, प्रिडिक्टेबल, यानी कि हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा किस हद तक उसका डेवलपमेंट होगा, कि यहीं तक डेवलप कर सकता है, ये एक हम अप्रॉक्स दे सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं दे सकते और एकदम करेक्ट भी नहीं होता। अनुमान मतलब क्या होता है, हम सिर्फ एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, दैट्स इट। अगले पॉइंट में मैंने क्या बताया था कि जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, स्पाइरल इन नेचर, स्पाइरल इन नेचर, यानी कि वर्तुलाकार होता है, सीधा या फिर लंबवत या फिर टेढ़ा होकर कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, सीधे वर्तुलाकार होता है। और क्या होता है, ये डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्शनल होता है, यानी कि इन पर्टिकुलर डायरेक्शंस में ही होता है। जैसे कि उसके अंतर्गत हमने क्या देखा था, दो तरह के डायरेक्शंस देखे थे ना, एक क्या था सिफेलोकॉडल, सिफेलोकॉडल, और दूसरा क्या था प्रॉक्सिमो डिस्टल। सिफेलोकॉडल में क्या था, सिर से पैर की ओर, ठीक है, हेड टू टो विकास होता है। और प्रॉक्सिमो डिस्टल्स में क्या होता है, ट्रंक टू पेरिफेरल, यानी कि पहले इनर बॉडी पार्ट्स जो हैं वो उनका डेवलपमेंट होता है, आफ्टर दैट आउटर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आगे भी ऐसे ही वीडियोस मैं लाती रहूँगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर वीडियोस, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड शेयर करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शेयर करिए। शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और उनको मैं बता सकूँगी कि क्या क्या सीटेट में आता है और कैसे पढ़ना है। ठीक, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।